समस्या का निदान भी हम सब लोग बैठ के ही करेंगे और उसका समाधान ढूंढने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि सब जितने भी दल हैं सब थोड़ा 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 त्याग करेंगे तो महागठबंधन का जो एग्जिस्टिंग स्वरूप है, जिसमें वाम दलों को भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है, नहीं, ये लेकिन स्वरूप लेकिन माधव आनंद जी, खबर तो ये आ रही है कि तेजस्वी यादव को आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि अगर इंतखाबात हो जाएंगे उसके बाद पता नहीं आप कहां छिड़क जाए, कहां आपका लाहेमल क्या होने वाला है, ये पता नहीं है उनको। देखिए ये सब तो मीडिया में पता नहीं कहां से बातें आती हैं कि तेजस्वी जी को छोटे दलों पे भरोसा नहीं है। तो छोटे दलों पे भरोसा नहीं है तो हम लोगों ने लोकसभा चुनाव भी साथ में लड़ा है। कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें माननीय तेजस्वी यादव जी भी आए हैं, हम लोग भी गए हैं, वार्तालाप भी जारी है, सब कुछ जारी है। तो कहां से ये बातें मीडिया में आ जाती है कि छोटी पार्टियों पे भरोसा नहीं है। ठीक है देखिए सर, आज के डेट में एक मिनट, बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपको समझना होगा मैं कि आऊंगा सर, बिना आपके पास आऊंगा। मैं छोटे गठबंधन। छोटे पहले रिएक्शंस ले लेते हैं। हमारे साथ शाहनवाज कैफी साहब भी जुड़े हुए हैं, एलजेपी से हैं। शाहनवाज कैफी साहब, क्या एनडीए में भी यही सब कुछ चल रहा है और 7 तारीख में आपने भी जो है दिल्ली के अंदर चिराग पासवान ने मीटिंग बुलाई है? पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 7 सितंबर को दिल्ली में है, 12 जनपद में। जी, और एनडीए में आपने क्या पूछा, मुझको नहीं समझ में मैं आया। ये क्या पूछना पूछा? चाह रहा हूं कि क्या आपको जो है आपके ऊपर जेडीयू को भरोसा है पूरा? क्या सीटों को लेकर कुछ गड़बड़ी तो नहीं है एनडीए में? देखिए, हमारे नेता के नेतृत्व पर हम लोग को पूरा भरोसा है और हमारे नेता बिहार के की स्थिति पर पूरी नजर रखे हुए हैं। जी और हमने पहले भी कहा था आपसे, कभी जब बातें हो रही थी, जी कि हम लोग पूरी तरह अपने संगठन के माध्यम से 243 जो विधानसभा है उस पे लोक जनशक्ति पार्टी तैयार बैठी है। जी प्यार पक्ष प्यारी पक्ष का जो मेरा मिशन है उसको अमल में लाना है, ये मेरा पहला मिशन। ठीक। तो निश्चित रूप से 7 तारीख को हमारी महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में बहुत सारे विषयों पर बातें होंगी और ये निश्चित रूप से बहुत 7 तारीख की शाम बहुत ही अच्छा मैसेज लेकर आएगी। और हमको यकीन है कि हम हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोग एक खूबसूरत बिहार का जो सपना देखा है वो पूरा। ओके, शकीलुज्जमान अंसारी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आरजेडी और कांग्रेस दो बड़े घटक दल नजर आ रहे हैं अजीम इत्तेहाद के अंदर। बाकी अगर हम वीआईपी को देख लें या फिर इसके अलावा आरएलएसपी को, उसको दरकिनार करते हुए नजर आ रहा है, क्या ऐसी खबरें हैं? देखिए, न्यूज तो पत्रकारों का काम है बनाना, लेकिन न्यूज में कितनी सच्चाई है जी, ये तो बताना मुश्किल होता है ना। जो दिखाया जाता है वो सच ही दिखाया जा रहा है साहब। क्या है, अब सच्चाई ये है जी कि जब भी इलेक्शन के पहले गठबंधन, जो दोनों गठबंधन है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है। हाँ। अब एनडीए के गठबंधन में एलजेपी, रामविलास पासवान जी, कुछ ना कुछ उनके यहाँ भी गड़बड़ी है। उसी तरह से आप देखिए तो पिछले जो हमारे हिंदुस्तानी पार्टी के जो हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, वो तो कभी साथ थे जदयू के, उसके बाद वो टूट के आ गए, अब टूट के आके फिर कहाँ चले गए। तो ये सब चीजें जो है छोटे दल अपने फैसले अपने फायदे के मुताबिक तय करते हैं। हाँ, तो यही तो इसलिए पूछ रहे हैं हम कि अगर आगे फायदा होगा, यही मैं पूछ रहा हूं कि आरजेडी को या फिर तेजस्वी यादव को इसलिए भरोसा नहीं हो रहा छोटे दलों पर क्योंकि उनका कोई भरोसा नहीं कि इलेक्शन के बाद उनको जहां फायदा दिखेगा वो उसी तरफ छिटक जाएंगे। छोटे दल जब छोट के इसके मतलब ये हुआ कि बीजेपी को रामविलास पासवान पर भरोसा नहीं है। ये आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये पूछ लेते हैं, ये भी अफसर, ये शाहनवाज कैफी साहब से पूछ लेंगे। ये नहीं है तो इसके मतलब बीजेपी को रामविलास पर कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, मैं इसके ऊपर जवाब ले लेता हूँ। शकील साहब, इसके ऊपर जवाब ले लेता हूँ मैं। शाहनवाज कैफी साहब, क्या बीजेपी को आपके ऊपर एतमाद नहीं है, भरोसा नहीं है? माफ करिएगा, जो आज मोहतरम ने जो बातें रखी, अपनी बात करिए ना। हमारी पार्टी और हमारे अलायंस की चिंता आपको क्यों है? हमारे नेता ने हमेशा कहा कि हम लोग जनशक्ति पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अटूट रिश्ते के साथ जुड़ी है जी। और आप बताइए कि हमारा जब से संबंध हुआ कहीं हम लोगों ने कहीं भी कोई शिकायत आज तक मिली हम लोगों की? हमारे नेता हमेशा कहते रहे हैं कि हमारा समझौता भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी, था, है और रहेगा जी। और आप दूसरे की चर्चा, दूसरे की तुलना हमसे न करिए और रामविलास पासवान को दूसरे से मिला देते हैं, बड़ी अजीब बात। ठीक है सर, अपनी चिंता करिए ना। ओके सर, सबको अपने अपनी चिंता करनी चाहिए क्योंकि सभी पार्टियां मैदान में उतर रही है। शुएब रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो दिल्ली में बैठकर यहां पर तमाम सियासत को देख रहे हैं, आरजेडी की हो या फिर बीजेपी की हो या फिर जेडीयू की हो, एलजेपी की हो, हर किसी के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। शुएब, आपसे समझना चाहेंगे कि 7 तारीख में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है चिराग पासवान की क़यादत में?
देखिए, जाहिर सी बात है, कयास तो कई तरह के लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब तक मीटिंग में कोई फैसला, क्योंकि जो सियासत है शाहबाज, उसमें कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। आप देखिए कि 5 साल पहले जब असेंबली इंतखाबात बिहार में हुए थे तो उस वक्त सियासी दलों के गठजोड़ की शक्ल क्या थी। जेडीयू आरजेडी साथ थे, लेकिन अब चूंकि बाद में तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो आई और नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने वहां पर सरकार बना ली। अब चीजें बदल गई है, कांग्रेस और आरजेडी साथ है और उधर जेडीयू बीजेपी और तमाम जो बात की जाए छोटे दल भी इसी तरह से महागठबंधन में भी कुछ दल है जिन पर अभी जिस तरह से जो भी सियासी बयानबाजियां उनकी तरफ से की जा रही है, तो चीजें बहुत बदल गई है। लेकिन अभी भी शाहबाज, क्योंकि अभी पूरी तरह से ऐलान तो नहीं हुआ है तारीखों का, तो चीजें और बदलेगी। सितंबर अक्टूबर नवंबर तक क्योंकि इलेक्शन होने हैं, तो यकीनन हो सकता है कि आने वाले दिनों में और तमाम तरह के जो बयान है वो आपको सुनने को मिले। लेकिन आखिर में तय तभी होगा क्योंकि तमाम जो सियासी जमातें हैं बड़ी, चाहे उसमें आरजेडी या जेडीयू अपने अपने खेमे की बात कर रही हो कि वो छोटी पार्टियों को किस तरह से सीटें देगी या तमाम चीजें, लेकिन सबको पता है कि राजनीति में हमने ये भी देखा है कि अगर कोई पार्टी एक सीट भी जीतने की हैसियत रखती है तो वो भी कई बार इस तरह से परेशानी बड़े दलों के लिए बन जाती है कि उसको भी उसी तरह से स्थान देना पड़ता है। तो राजनीति में कोई कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगा, थोड़ा इंतजार और करना होगा। और जहां तक अगर लोक जनशक्ति पार्टी की बात है तो यकीनन वो भी अपना नफा नुकसान देखती रही है। नफा नुकसान देखकर ये आगे की रणनीति तय करेगी। एलजेपी ये 7 तारीख को तय हो जाएगा। शेवाब हमारे साथ बने रहिएगा। शेवाब हमारे साथ बने रहिएगा। माधव आनंद जी, एक चीज हमको समझाइएगा कि आने वाले वक्त के अंदर कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ होने जा रहा है, ये तो थोड़े दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या आरएलएसपी और वीआईपी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सैनी जी इस अजीम इत्तेहाद के अंदर बने रहेंगे, इस महागठबंधन में बने रहेंगे, इसको हम इंश्योर समझे? निश्चित रूप से कहीं भी कोई इस चीज का मैं डिनाई नहीं कर सकता हूं कि हम लोग महागठबंधन के अटूट हैं, हिस्सा हैं और अटूट हिस्सा रहेंगे। हम लोग का एक ही इच्छा है कि जो माननीय नीतीश कुमार जी का जो शासन काल रहा है बिहार में, इतनी सारी समस्याएं वो सौगात में दे के जा रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उससे बिहार को निजात दिलाना है। युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन कैसे रुके, उद्योग व्यवस्था कैसे लगे। तो हम लोग के जो मुद्दे हैं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, लाइक माइंडेड पार्टियां हैं, सब लोगों का मुद्दा लगभग एक ही है। तो कहीं से भी महागठबंधन छोड़ने की बात तो कहीं कोई है ही नहीं। मैं कभी भी वही चीज कह रहा हूं कि सीटों की संख्या क्या होगी वो भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हम लोग वार्तालाप लगातार जारी है और मुझे लगता है आने वाले वक्त में, तय समय में ही, आने वाले 5 दिन 10 दिन में हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि सामूहिक रूप से सब लोग एक साथ मीडिया के सामने आके हम लोग सब कुछ ऐलान करने का काम करेंगे। उस कंडीशन में हम लोग अब आ चुके हैं। और बाकी जितनी चीजें मीडिया में आती हैं, वास्तविक बात यह है कि महागठबंधन के जितने दल के नेता हैं कोई कुछ मीडिया में तो हम लोग बोलते नहीं है। तो मीडिया तो क्या अफवाहें उड़ाती है, स्पेकुलेशन लगाती है कि इसको इतनी संख्या सीट हो गई, छोटे पार्टी को। ऐसी बात नहीं है, मीडिया से अपना आप नहीं मिलती। मीडिया को जब कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तथ्यों के आधार पर ही बोला जाता है। देखिए, मैं बताता हूं वही तथ्यों के आधार पर। जैसे पार्टी का मैं प्रधान महासचिव हूं, अगर तथ्य होगा, आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बताया कि हाँ हम लोग अटूट अंग हैं, हमेशा रहें, आगे भी रहेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने पूछा सीटों, मैंने बोला हाँ सीटों के बंटवारे को लेकर समस्या है, मैं डिनाई नहीं किया, लेकिन ऐसी समस्या नहीं है जिसका निदान हम लोग जैसे नहीं कर पाएंगे। लगातार कोशिशें जारी है। और मांझी जी गए हैं तो 3 नई पार्टियां आ गई हैं, आपने देखा। यानी पूरे वाम दल सीपीआई सीपीएम मान ले 3 पार्टियों का जैसे हम लोग में आ गए। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी हम लोग के साथ चुनाव में है। अभी सरयू राय जी का भी ट्वीट आया कि भाई महागठबंधन के साथियों का हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे, जो झारखंड के सरयू राय साहब हैं। तो तमाम लोग, लेकिन सरयू राय तो खुद कह रहे हैं कि वो तो नीतीश का भी प्रचार करने के लिए तैयार है। अब आप बताइएगा कि वो लालू यादव और नीतीश का दोनों का प्रचार करने के लिए तैयार है, वो किस साइड है? नहीं, उन्होंने कहा कि जो भी लोग उनको समर्थन दिए चुनाव के वक्त में, उन्होंने नाम भी लिया, तेजस्वी यादव जी से लेके आरजेडी से लेके और भी कई लोगों का नाम दिया। तो अगर वो लोग बुलाएंगे तो निश्चित रूप से उनके, लेकिन सरयू राय जी किसके अगेंस्ट में चुनाव लड़े हैं आपको भी पता है, किसको हराने का काम किए हैं आपको भी पता है। तो स्वाभाविक है अगर वो महागठबंधन के, ऐसा नहीं होता है। देखिए, लिखना एक अलग चीज है, ठीक है, उनकी मंशा, लेकिन जब किसी एक ही गठबंधन का समर्थन वो कर सकते हैं, या तो वो एनडीए का समर्थन करेंगे या महागठबंधन का समर्थन करेंगे। तो मुझे जो लगता है जिस तरह महागठबंधन के साथियों ने, हम लोगों ने समर्थन उनका किया और उनकी अच्छी जीत हुई,
बहुत बड़े नेता मुख्यमंत्री को हराने का काम किए, तो मुझे लगता है कि उसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। महागठबंधन एकदम अटूट है, कहीं भी टूटने वाला महागठबंधन नहीं है और सब कुछ तय सीमा पे हो जाएगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। ओके सर। शकील उस अंसारी साहब, 7 तारीख को एलजेपी का लगातार होना बताया जा रहा है कि 7 तारीख को एलजेपी का जो है एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, उसके अंदर तमाम चीजें होगी। कांग्रेस अपना आपको कहां देखती है, क्योंकि जेडीयू अपनी वर्चुअल रैली कर रही है, बीजेपी ऑलरेडी कर चुकी है, कांग्रेस आरजेडी का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, चुनाव नजदीक है। एलजेपी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, इसे हमें लेना देना नहीं है। हमारी तैयारी चल रही है, हमारी जिलावार मीटिंग हो रही है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। राहुल गांधी जी ने बिहार के सभी कार्यकर्ताओं के साथ संबोधन किया। हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बिहार की जनता नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक के बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार खड़ी बैठी है और वो करेगी ऐसा, इसलिए कि इन्होंने जिस तरह से कोरोना के नाम पर आवाम के साथ धोखाधड़ी किया है, कोरोना के नाम पर जो हमारे मजदूर भाई स्टेट के बाहर बॉम्बे में थे, दिल्ली में थे, कहां थे, पैदल चल के अपनी जानें दे दी, इनकी गलत नीतियों की वजह से उनको सजा होगी। आज आपको पता है पिछले अभी कल ही जो इनका रिपोर्ट आया है इन्हीं के सरकारी एजेंसी का के ग्रोथ जो है -23 पर चला गया है। ठीक है सर। 10 करोड़ से ज्यादा नौजवानों की नौकरियां चली गई। ये तमाम चीजें इश्यूज है ना, इनको तमाम चीजों को मुद्दों को उठा रहे हैं, आपको चुनाव में उठाइएगा, यही तो अच्छा डेमोक्रेसी है। ठीक है सर। शकील साहब मैं आऊंगा आपके पास, शकील साहब मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ दानिश रिजवान जो जुड़ गए हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। दानिश रिजवान जी, आप तो एनडीए का दामन थाम लिए हैं, ऐसा क्या हुआ कि एनडीए की गोद में जाकर बैठ गए? क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं लगा आपको? गठबंधन में अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो अभी माधव आनंद जी अपना राग अलाप रहे हैं, शकील साहब अपना राग अलाप रहे हैं, आरजेडी अपना राग अलाप रही है, ये फिर महागठबंधन कहाँ रहा? अगर कोऑर्डिनेशन इन लोगों के बीच में होता तो शकील साहब कहते कि महागठबंधन की बैठक हो रही है। अभी मैं आपसे पूछूं कि शकील साहब बता दे कि इनका नेता कौन है, विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व में लड़ेंगे महागठबंधन के नेता? कोई कुछ नहीं बोलेगा। आखिर महागठबंधन को हो क्या गया? लोकसभा का चुनाव का जो परिणाम आया उसके बाद ये बता दे कि कौन सी बैठक हुई है महागठबंधन की। महागठबंधन बचा कहाँ है? कांग्रेस बेचारी अपनी अलग राग अलाप रही है। माधव आनंद जी कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, राज्य की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिलता है। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ गठबंधन एक तरीके से हो गया है। मैं बहुत इज्जत करता हूँ शकील साहब की, मैं बहुत इज्जत करता हूँ माधव भाई की, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत चंगुल में फंस गए हैं। जिस तरीके से हम लोग भी गलत चंगुल में फंस गए थे, लेकिन किसी तरीके से हम उस चंगुल से माधव साहब सुन रहे हैं आप दानिश साहब को? आप ठगबंधन के अंदर जुड़ गए हैं और आपका ये बदनसीबी है कहीं ना कहीं, एक तरीके से कहा जाए तो। देखिए दानिश जी बड़े नेता हैं और मेरे अभिन्न मित्र भी हैं, प्रिय मित्र हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं। देखिए उनको शुभकामना भी देता हूं और स्वाभाविक है राजनीति में जो है विचारधारा की लड़ाई है। अभी उस गठबंधन में है, मैं दूसरे गठबंधन में हूं और मैं हमेशा से बोला है कि मांझी जी का एनडीए महागठबंधन छोड़ना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा एक झटका है महागठबंधन के लिए, जिसकी पूर्ति करना मुश्किल है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी पूर्तियों के दलित चेहरे हैं, बहुत बड़े चेहरे हैं, बिहार को नेतृत्व प्रदान करने का काम किया है और मेरा व्यक्तिगत मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं। तो निश्चित रूप से हम लोग को नुकसान पहुंचा है और जहां तक महागठबंधन में इन सारी समस्याओं की बात है, बहुत सारी समस्या जब माननीय मांझी जी और दानिश साहब ने भी कई बार उठाने का काम किया और कोशिश हम लोग की जारी है। कोशिश ही कर सकते हैं, बिना कोशिश का तो कोई भी समाधान निकलेगा नहीं। लेकिन माधव जी क्या आपने उनको रोकने की मनाने की कोशिश भी की? जी क्या मांझी जी को आपने रोकने की मनाने की कोशिश की? अगर आपको इतना ही गम है और आपको उनको इतने जाने का छोड़कर जाने का इतना ज्यादा गम सता रहा है तो क्या आपने उनको रोकने की कोशिश की? देखिए मांझी जी मैं बोला ना कि बड़े नेता हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, एक व्यक्तिगत रिलेशन भी, और मैंने कहा कि राजनीति से इतर एक व्यक्तिगत संबंध होता है। दानिश जी के साथ भी मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध है, राजनीति से ऊपर उठ के मैं कहा। और जहां तक उनके जाने का अफसोस है, तमाम माननीय मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने भी कहा कि कोई भी परिवार से कुछ लोग जब कहीं लोग जाते हैं तो उसका कष्ट होता है, दुख होता है, नुकसान पहुंचता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। आरजेडी के लोग डिनाई नहीं कर सकते, कांग्रेस के लोग डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हर
पार्टी की अपना एक सिद्धांत होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है, और उनकी कुछ मांगे थी। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उनकी जो भी मांगे थी वो गलत मांगे थी, मैं भी कर रहा हूं। क्या आपकी भी अगर ऐसी मांगे होगी तो आप भी इधर से उधर का रुख कर देंगे? देखिए, मांगे सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी ही की नहीं, बहुत सारी चीजें होती है। और जो किस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं आप? कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किसके अंदर ये फैसला होगा? देखिए, अब तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बातें करना बेमानी है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। वही मैं कह रहा हूं, कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी, किसके अंदर बात हो पाएगी? चुनाव का वक्त आ चुका है, किसी भी वक्त में आचार संहिता लग सकता है, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बातें करना बेमानी है। लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि अब संवादहीनता की स्थिति नहीं है, संवाद स्थापित हो चुका है। हम लोग लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, एक रास्ता जैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि सबका लक्ष्य एक ही है कि भाई बिहार को विकास के रास्ते पर, बिल्कुल बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर जाना है। मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा माधव जी, लेकिन दानिश रिजवान जी, आपके जाने का गम जरूर है माधव आनंद को। क्या अगर आपको लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो क्यों नहीं ले जाते आप इनको, माधव आनंद जी को अपने साथ? देखिए, एक चीज बहुत साफ है, और मैं इसमें बड़ा साफ वही से बता दूं कि बहुत कोशिश करी लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेताओं ने, माधव भाई ने भी बहुत कोशिश करी कि हम लोग महागठबंधन में बने रहें, भूपेंद्र कुशवाहा जी ने भी बहुत कोशिश करी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने भी बहुत बारी कोशिश करी कि महागठबंधन बिहार में बचा रहे। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के परिवारवाद की वजह से, लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र के पैसेवाद की वजह से, आपने देखा कि किस तरीके से 15 साल का जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था, उसके बाद बिहार के लोगों को सुकून मिला कि हम शराफत के साथ, शांति और अमन के साथ में रह रहे हैं। लेकिन हमें भी लगा था कि तेजस्वी यादव जी युवा चेहरा है, युवा नेता है, बिहार के लिए बहुत अच्छा करेंगे, काफी उम्मीदें थी। लेकिन जब राज्यसभा सीट देने की बातचीत आई तो उन्होंने एक वादा करा था लोकसभा चुनाव के सीट शेयरिंग के वक्त में, जो पहली सीट होगी वो सीट पर हम शरद यादव जी को राज्यसभा सांसद भेजेंगे। लेकिन उस सीट को तेजस्वी यादव जी ने एक पूंजीपति को पता नहीं कितना पैसा लेकर उसे बेचने का काम किया। कार्यकर्ताओं को जब एमएलसी बनाने की बातचीत आती है तो वहां भी पूंजीपतियों को लाकर वो खड़ा कर देते हैं। तो वैसी स्थिति में एक चीज साफ हो चुकी है कि जो लोग पार्टी के अंदर रह करके पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना दे करके एमएलसी और राज्यसभा की सीटों को बेच दे, वैसे लोगों के हाथ में अगर बिहार चला जाएगा तो बिहार का बंटाधार हो जाएगा। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह तय करा। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, आरएलएसपी ने पूरी कोशिश करी कि बिहार में जीतन राम मांझी जी महागठबंधन से जुड़े रहे, महागठबंधन बचा रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी का खुदबा नहीं चाहता है, उनका परिवार नहीं चाहता है कि बिहार में अपोजिशन मजबूत हो। उनको किसी तरीके से पैसा बनाना है, और हमें लगता है कि राजनीति में अगर आप जब इस मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे कि किसी भी हालात में हमें पैसा कमाना है तो आप बेफिक्र रहें कि हालात बद से बदतर होगी, और वही हालात महागठबंधन की बिहार में साफ तौर पर बहुत साफ गोई साहब आपने अपनी बात रखी है। माधव आनंद जी, देखिएगा आपके ही कितने भरोसेमंद आदमी थे और आप बता रहे हैं कि आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है और कैसा आपका रिश्ता नाता रहा है, बावजूद इसके आपके ही सबसे बड़े अलायंस के ऊपर ये कैसे इल्जामात लगा रहे हैं, टिकट बेचने तक का इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, मैं जैसे ने बोला कि ठीक है, वो गठबंधन छोड़ के अभी गए हैं, एनडीए कुनबा के पार्ट हैं, उनको बोलने का अधिकार है। लेकिन हम लोग जिस गठबंधन में रहते हैं, गठबंधन धर्म का पालन जो है हमेशा से करते आए हैं। और उन्होंने आरजेडी पे एलिगेशंस लगाया है, मेरे ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाया है, मेरे पार्टी के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगाया है। और मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता तो हूं नहीं, मैं अपने पार्टी का प्रधान महासचिव हूं। तो आरजेडी के प्रवक्ता और आरजेडी के नेता इस पे जो है सो अपना स्पष्टीकरण देंगे। और जहां तक उन्होंने कहा है कि हम लोग की पूरी कोशिश रही, उन्होंने कांग्रेस के बारे में भी कहा, रालोसपा के बारे में भी कहा, हम लोग की पूरी कोशिश रही कि मेरा महागठबंधन, मैं आज भी कह रहा हूं, और आपके चैनल, राष्ट्रीय चैनल है, कि हम लोग को इस बात का अफसोस है कि मांझी जी बड़े नेता हैं, आदरणीय हैं, संवैधानिक पद पे यानी कि माधव आनंद को यानी कि एक तरीके से अफसोस है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा क्यों छिटक गया है। मैं आऊंगा आपके पास शकीलुज्जमान अंसारी साहब। अब देखिएगा, कांग्रेस की बात हो रही है, यहां पर कांग्रेस का जिक्र जरूर हो रहा है, लेकिन हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। शकील साहब, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? लगता है राब्ता टूट गया है। अगर मेरे साथ शहनवाज कैफी साहब जुड़े हुए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, तो उनसे भी मैं समझना चाहूंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी की आगे क्या हिकमत अमली रहने वाली है। ठीक है,
शुएब का रुख कर लेते हैं। शुएब, आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं बार बार कि एनडीए का क्या रुख रहेगा, उससे पहले ही एलजेपी अपने आप को मजबूत कर लेना चाहती है। तमाम जितनी भी बिहार की सीटें हैं, विधानसभा सीटें, उनके ऊपर अपनी पूरी एक होमवर्क करने के लिए तैयार है। क्या लगता है कि जो 7 तारीख को एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें सब कुछ तय हो जाएगा कि एनडीए के अंदर कितनी कितनी सीट शेयरिंग होने वाली है? देखिए, हमेशा हर चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बिहार में यकीनन जो अगर लोजपा की बात करते हैं हम, तो इस तरह की एक तरीके से दबाव की सियासत या इस तरह के जो कोशिश है वो पार्टी की तरफ से की जाती रही है। सीटों के चाहे ज़्यादा लेने की बात हो या दूसरे जो मामले होते हैं उसकी कोशिश करती रहती है। अब 7 तारीख को ही यकीनन ये तय होगा कि दरअसल क्या आगे की हिकमत अमली इस पार्टी की रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से माधव जी की बात मैं सुन रहा था, हम पार्टी को लेकर और जीतन राम मांझी जी जिस तरह से गए हैं एनडीए में उसको लेकर, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अभी भी महागठबंधन में, क्योंकि वो ये जरूर कह रहे हैं कि संवादहीनता नहीं है बल्कि संवाद स्थापित हो चुका है, बातचीत हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो सुलझी नहीं है। चाहे कांग्रेस हो या फिर रालोसपा की बात करें या आरजेडी की बात करते हैं, तो बहुत सारी गांठें अभी लगी हुई है, वो खुली नहीं है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आरएलएसपी भी कोई फैसला इस तरह का क्या कर सकती है क्या। हालांकि माधव जी इस बात से इनकार कर रहे हैं, वो ये बात जरूर कह रहे हैं कि नहीं, संवाद स्थापित हो चुका है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि सीटों को लेकर अभी भी अनबन है। और हमने कई मामलों में ये देखा है, चाहे वो किसी भी सूबे में असेंबली इंतखाबात हो या फिर लोकसभा की बात करें, कि एक एक सीट या एक एक बात को लेकर कई बार पार्टियों का जो रुख है वो अलग। 7 तारीख बेहद अपने आप में अहम रहने वाली है शुएब, और इसके ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा। इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा फिर से, लेकिन अफजल अब्बास साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं जेडीयू से। अफजल अब्बास साहब, बिहार में सियासी उबाल है और एक दल इधर जा रहा है तो दूसरा दल उधर जा रहा है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जो है अब एनडीए के साथ जुड़ गया है, लेकिन ऐसे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि जेडीयू की आगे की हिकमत अमली, आगे की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है इस चुनाव को लेकर। देखिए, तो साफ है, ये साफ सफा क्रिस्टल क्लियर है कि जो हमारे जीतन राम मांझी साहब आने के मैंने आपके चैनल में पहले भी कहा था कि उनके आने से हमको और ताकत मिलेगी, इसलिए कि यहाँ सम्मान उनको मिला, यहाँ से यहीं से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि सुबह का भूला शाम घर लौटा या शाम का भूला सुबह घर लौटा, जो कहावत है वो चरितार्थ हो रहा है। वहां के घर पे हमका स्वागत करते हैं। हम अपने देखिए, हम एनडीए इंटैक्ट है और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे जी। विपक्ष की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो विपक्ष में देखिए, असल में उपेंद्र कुशवाहा जी पहले से भी कहते आ रहे थे कि नेतृत्व पे सवाल उठाने के बाद में होगा। हमारे यहाँ साफ क्लियर है, जेपी नड्डा साहब हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सुशील मोदी, सब लोगों ने कहा कि हम अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो हमारे यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारे यहाँ कोई इस तरह का विवाद नहीं है। विवाद तो वही खड़ा होगा जब लीडरशिप की बात आएगी। तो अब देखिए, जहाँ तक कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो राजनीति जब इलेक्शन सामने आता है तो इस तरह की बहुत सारी घटना चक्र होता है और ये स्वाभाविक है। लेकिन जहाँ जीतन राम मांझी जी का सवाल है, जीतन राम मांझी को अपने आप को घुटन सा महसूस कर रहे थे, इसी वजह से वो वापस आए। ठीक है सर, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। आपने अलग अलग घटनाओं के और फैक्टर्स की बात करी, मैं सरयू राय का फैक्टर इसमें लेकर आना चाहूंगा। सरयू राय कह रहे हैं कि वो लालू यादव का भी प्रचार करेंगे और साथ ही नीतीश कुमार के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ में बीजेपी भी है, बीजेपी का वो प्रचार नहीं करेंगे। तो क्या नीतीश कुमार उनका साथ लेंगे, उनके प्रचार में उनका सहयोग लेंगे? देखिए, आला कमान को फैसला करना किसका लेना नहीं लेना, हम उस पर मैं अधिकृत नहीं हूं कि मैं बोल दूं कौन मतलब प्रचारक होगा जी, स्टार प्रचारक कौन होगा। लेकिन जहां तक अगर उनकी सोच प्रचार करेंगे नीतीश कुमार के लिए, तो हम उसका मैं उनके जज्बात की मैं कदर कर रहा हूँ। लेकिन अंत इवेंचुअली इसका फैसला जो है वो माननीय मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वही ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते, हम बोल सकते हैं। अफजल अब्बास साहब, जेडीयू की 7 तारीख को एक मीटिंग होने जा रही है दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी। क्या उसको लेकर आपके पास कोई अपडेट है कि सीटों की शेयरिंग को लेकर कोई आपके ऊपर दबाव डाला जा सकता है? नहीं, दबाव हमारे यहाँ कोई दबाव नहीं है, एकदम क्लियर है। थोड़ा सा देखिए, इलेक्शन के ईमानदारी से मैं कह रहा हूँ, जब इलेक्शन सामने आता है जी, और जब गठबंधन की राजनीति होती है तो हर वो पार्टी चाहती है, चाहे मैं हूँ या आप भी रहेंगे, तो सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़े। लेकिन सीट सीमित होता है, 247 है, उसी में सबको शेयर देना है। हम पिछले बार भी देखा थे, पार्लियामेंट के चुनाव में बहुत सारे लोग हम पर तनकीद कर रहे थे
कि इनको 5 सीट मिलेगा, 7 सीट मिलेगा, 8 सीट मिलेगा, और आखिरकार हम लोग 16 32 मतलब 18 36 17 हम लोग सीट पे लड़े हम लोग। तो मेरा ये कहना है कि ये थोड़ा सा चलेगा, लेकिन कोई ऐसा मामला, ऐसा कोई डिस्प्यूट नहीं होगा जिससे विपक्ष को लगे कि कहने का मौका मिले। क्या आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि एलजेपी जो है सबसे बड़ा दल होगा अगर हम बात करें तो इसमें एनडीए में दूसरे नंबर पर जेडीयू के बाद? कौन? जेडीयू के बाद एनडीए में अगर एलजेपी की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर होगा या तीसरे नंबर पर? भाई एनडीए में 3 पार्टनर तो हैं ही। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, आपकी पोजीशन 2 है 3? जेडीयू बीजेपी है, उसके बाद एलजेपी है, हम हैं, यही है ना। तो अब ये फैसला कौन तीर सवाल है कि इतना मैं बता दूं कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी। ठीक है सर, सबसे ज्यादा संख्या में सीटों पे लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके माधव आनंद जी, अब ये बताइएगा कि महागठबंधन में क्या क्या दिक्कतें हैं और कैसे उसको रिजॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है, इल्जाम ये लगाया जा रहा है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से कि वो छिटके इसलिए है क्योंकि वहां पर तेजस्वी यादव की चल रही, बाकी किसी की नहीं चल रही वहां पर। देखिए, जैसा कि बहुत सारे चीज कैमरा पे तो नहीं बताया जा सकता, आप भी इस चीज को जानते हैं, और जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का जिक्र मैंने तो किया ही आपसे, और बातचीत जारी है। और जहां तक आरजेडी की बात है, हम लोग में तो सबसे बड़ा घटक दल तो आरजेडी ही है। पूरे बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। तो आरजेडी के बाद कांग्रेस है, कांग्रेस के बाद रालोसपा है, रालोसपा के बाद फिर वाम दल है, फिर वीआईपी पार्टी है, बहुत सारी छोटी पार्टियां भी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी बात हो रही है सम्मिलित करने का, कि महागठबंधन में इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कुछ इलाकों में पैठ है, तो उनको भी सम्मिलित करने की बात हो रही है। तो लगातार वार्तालाप जारी है, और 2 बड़ी पार्टियों की भूमिका बड़ी अहम होगी। यानी मुझे लगता है कि कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन का कुनबा बड़ा है। यानी जब एनडीए से आप कंपेयर करेंगे तो एनडीए में 3 ही दल है। जीतन राम मांझी जी भी गए हैं, तो उन्होंने क्लियर करके गए हैं कि भाई की विलय नहीं कर रहे हैं, वो जेडीयू के एलआई के रूप में जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर अपने शब्दों को से रखा, और दानिश भाई ने भी रखा है। तो लेकिन महागठबंधन का क्या, महागठबंधन में दलों की संख्या ज्यादा है। एक आदरणीय मांझी जी के जाने के बाद 3 जो है सो दल आगे, 3 नहीं, 3 के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा एक अलग है, 4 है, बीएसपी से भी कुछ बातचीत चल रही है। तो बहुत सारे दल हैं, तो स्वाभाविक है जब इतने दल एक साथ होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि सीटों के बंटवारे में समस्या जो है आना स्वाभाविक बात है, नेचुरल चीज है उसमें। और वो भी महागठबंधन में टिकट लेने के लिए भी होड़ मची हुई है, बहुत सारे लोग लंबी लाइन कतार में हैं। आपने देखा कि आरजेडी ने क्या कहा कि ओके माधव आनंद जी, यानी कि बड़ा लंबा चौड़ा आपका महागठबंधन हो रहा है, कई सारे इसके अंदर दल जुड़े हुए हैं। लेकिन दानिश रिजवान जी, उसमें तो एनडीए की अगर हम बात करें तो 3 ही दल है, चौथे आप गए हैं बिना किसी शर्त के साथ में। क्या आपको भी कोई किसी सीट की उम्मीद और इच्छा होगी? दानिश रिजवान जी एनडीए के साथ आए हैं जी, और हमारा साफ मकसद है कि बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए। वैसे लोग जिन्होंने 15 साल बिहार को जंगल राज की तरफ खेल के रखा था, वैसे लोग अगर फिर से शासन में आते हैं, फिर से सत्ता में आते हैं, तो बिहार को के हालात को और बुरा कर देंगे और खराब कर देंगे। उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम लोग एनडीए के साथ आए हैं। हमने कोई ना शर्त रखा है, ना ही हमने किसी तरह की सुबह है उसमें। लेकिन माधव आनंद जी, ये देखिएगा, ये तो कहा जा रहा है कि हम तो इसलिए साथ आए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार जो है और ज्यादा नीचे गड्ढे में चला जाए। क्या लगता है कि अगर आपकी सरकार आएगी तो गड्ढे में चला जाएगा बिहार? हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, एक दूसरे का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं। राजनीतिक विरोध हो सकता है, लेकिन ठीक है, उनको कहने का हक है, क्योंकि आज वो महागठबंधन के पार्ट नहीं है। एनडीए की बात है तो स्वाभाविक है महागठबंधन की प्रशंसा तो नहीं करेंगे। मैं भी महागठबंधन का पार्ट हूं, तो मैं एनडीए की प्रशंसा तो नहीं करूंगा, इस चीज को आप भी जानते हैं। और मैं हर अपनी बातों को कैंडिडली रखता हूँ, उसमें कहीं कोई तो ठीक है, राजनीतिक मजबूरियां हैं एक दूसरे की, राजनीतिक मजबूरियां हैं और इसलिए आप बहुत चीजें नहीं खुल पा रहे हैं। दानिश रिजवान जी, देखिएगा, राजनीतिक मजबूरियां बताई जा रही हैं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, हमने आपको पहले भी कहा है कि बहुत साफगोई के साथ हम सियासत कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, टीका लगाकर उन्होंने एक ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो को तार कर रहा है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पहले लालू यादव के दरबार में मांझी जी नाचते थे, अब नीतीश कुमार के इशारे पे नाचेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के नेताओं के शब्द इतने गिर गए हैं
कि जिनके घर में कल तक हम थे, हम अगर आपके घर में आते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि नाचने आए थे। तो क्या लालू प्रसाद यादव रांची के जेल में मुजरा कर रहे हैं और उनके बेटे बिहार में लौंडा नाच कर रहे हैं? ये कर क्या रहे, किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, हमने साफ तौर से कहा है कि सियासत होनी चाहिए, सियासत डेवलपमेंट के नाम पे होनी चाहिए, ठीक है, सियासत आम लोगों के लाइफ स्टाइल के नाम पर होनी चाहिए, सियासत स्कूल कॉलेज के नाम पर होनी चाहिए, सियासत सड़कों के नाम पर होनी चाहिए। बिल्कुल, सियासत सड़कों पर होनी चाहिए, डेवलपमेंट पर होनी चाहिए। हमारे साथ भावना झा जी जुड़ गई है बिहार कांग्रेस से। भावना जी, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी इस्लाम पर, तमाम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे समझना चाहेंगे कि कांग्रेस अपना आपको कहां स्टैंड कर पा रही है बिहार में इस वक्त? कांग्रेस अपने आप को जहां थी उससे बहुत आगे अपने आप को देख रही है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि महागठबंधन में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कांग्रेस ने ही एक एमपी देने का काम किया था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं, हम लोग पिछले बार 27 सीट जीत के आए थे, ये संख्या बहुत आगे तक जाएगी, बहुत आगे तक जाएगी। बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया है और काफी उम्मीद भी आपको लग रही है। लेकिन माधव आनंद जी, आप एक बात समझाइएगा कि आरजेडी अपने आप को नंबर 1 पर रख रही है, बावजूद इसके अभी तक कुछ हिकमत अमली सामने नजर नहीं आ रही है, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आरजेडी कोई रिस्पांस नहीं कर रही है। अगर आरजेडी रिस्पांस नहीं करती तो मैं कैसे कहता कि संवादहीनता की स्थिति नहीं है, संवाद स्थापित हो चुका है। कल भी हमारे प्रतिनिधि जो हम लोगों ने बनाया था वार्ता के लिए, कल आदरणीय जगदा बाबू जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी, उनके साथ उन लोगों की मुलाकात हुई है। मैं भी जो है 10 तारीख को जो है माननीय तेजस्वी यादव जी से जो मिलके पटना से आया था। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं मिल रहे हैं, लगातार वार्तालाप जारी है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कैमरा में आप लोग जरूर आशा करते हैं कि हम लोग सब कुछ बोल दें, लेकिन जब आप गठबंधन में होते हैं तो गठबंधन धर्म को निभाना पड़ता है। मैं बार बार कहता हूँ, और हम भी तो अपना धर्म निभा रहे हैं माधव साहब, हम भी अपना धर्म निभा रहे हैं। हम भी चाह रहे हैं कि कुछ चीज आप हमें बताएं, बिहार की सियासत में जो उबाल आ रहा है, कम से कम उसके बारे में पता चले कुछ। मैं सराहना करता हूं, मैं आपके धर्म का सराहना करता हूं, आप मेरे धर्म का भी सराहना कीजिए कि मैं गठबंधन में हूं, और गठबंधन धर्म, और वो भी जब आप उस शीर्ष नेतृत्व प्रदान जब करते हैं, जब पार्टी में उस तरह के होते हैं, तो मेरी एक एक शब्दों पे मुझे ध्यान रखना होता है कि मुझे क्या कहना है, नहीं कहना है। आपने जितनी बातें कही मैंने स्पष्ट किया कि हाँ समस्याएं हैं, मैंने डिनाई नहीं किया कि भाई सीट शेयरिंग पे समस्या नहीं है, सारी समस्याएं हैं। हम लोग लगातार वार्तालाप जारी है, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, और निश्चित रूप से बिहार की जनता एक चाहती है कि महागठबंधन को आशीर्वाद दें, क्योंकि 15 साल एक लंबा वक्त होता है, और 15 साल 15 साल एक लंबा वक्त होता है। माधव आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। दानिश जी, देखिए कितनी साफगोई से वो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि एक जो धर्म है वो अपना सियासत वाला वो निभाना पड़ता है, और बड़ी साफगोई से पेश कर रहे हैं। अच्छे तरीके से वो अपनी बात को जो है एक तरीके से किनारा करते हुए जा रहे हैं, लेकिन आप है कि एक के बाद एक आरजेडी के ऊपर आरोप जड़ते चले जा रहे हैं। दानिश रिजवान जी, आप सुन पा रहे हैं हमको? हेलो दानिश रिजवान जी, जी आपने सुना माधव आनंद जी को, बड़ी साफगोई से उन्होंने अपनी बात कही है और अपने धर्म का पालन निभाते हुए कह रहे हैं कि बहुत सी चीजें होती है जो ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप तो लगातार एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं आरजेडी के ऊपर। देखिए, हम कोई अटैक नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जमीन की हकीकत है। आप बिहार की किसी सड़क पर चले जाएं, किसी गली मोहल्ले में चले जाएं, किसी कस्बे में चले जाएं, किसी जिले में चले जाएं, ये आम लोगों की आवाज है जो हम कह रहे हैं आपसे। ये मैं अपनी बातों को नहीं कह रहा हूँ। क्या बिहार में 15 साल पहले सड़कें मजबूत थी? क्या लालू प्रसाद यादव जी ने ये नहीं कहा था कि सड़कें अगर बन जाएंगी तो बैलगाड़ी किधर चलेगी? क्या बिहार में चरवाहा विद्यालय नहीं खुले थे? क्या स्कूलों में शिक्षक जाते थे? यानी कि आपकी जो दिक्कत है वो सिर्फ आरजेडी से है। भावना जी, आपको सुन रहे हैं, कांग्रेस से आपकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और जो सियासी दलों से कोई दिक्कत नहीं आपकी? देखिए, ये सियासी दल अपना अपना बात करते हैं, हम लोग अभी महागठबंधन की बात कर रहे हैं। अभी चुनाव का समय है, अभी हम लोग जो बात करेंगे महागठबंधन को लेकर करेंगे, चुनाव को लेकर करेंगे। बहुत कुछ आगे पीछे होता रहता है, अभी इस पे ध्यान नहीं देना है। अभी हमें अपने किला को किस तरह से पता करना है, तब महागठबंधन दल को एक साथ मिल बैठ के इस पे बात करनी चाहिए। जी दानिश रिजवान जी, क्या कहेंगे आप? महागठबंधन की पिछली बैठक हुई कब थी? शक्ति सिंह गोहिल जी बेचारे दिल्ली से यहाँ आए थे कि बैठ के महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन के मामले का हम समाधान कर लेंगे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं आपसे मिलने का, हमें बात करना। बताइएगा भावना जी, वक्त ही नहीं है। मेरी शक्ति सिंह गोहिल जी से बात हुई थी, इस तरह की बात नहीं थी। वहाँ राजस्थान का चक्कर चल रहा था, गोहिल जी के पास वक्त नहीं था, इसीलिए इस वार्ता नहीं हो सकी। कल शक्ति सिंह गोहिल जी आ रहे हैं, आगे की वार्ता इस तरह की बात को फैलाने की कोशिश नहीं की जाए
गोहिल जी इसीलिए चले गए थे कि राजस्थान वाला मसला चल रहा था, उन्हें वहाँ सॉल्व करना था कुछ विधायकों को, इसीलिए ये ऐसी बात नहीं थी कि तेजस्वी जी नहीं मिले और गोहिल जी चले गए, ऐसी बात नहीं थी। भावना जी पूछ रहे हैं दानिश साहब के आखिरी बैठक आपकी कब हुई थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी कहाँ है? कौन आखिरी बैठक हुई थी, सीएम कौन होगा मैडम? इससे ये हम लोगों के सीट शेयरिंग का आपसी मामला है। अभी दिल्ली में भी बात हो रही है, कल गोहिल जी आ रहे हैं और क्या एनडीए में सीट शेयरिंग की बात हो गई क्या? नहीं, अफजल साहब पूछ रहे हैं कि दानिश रिजवान साहब पूछ रहे हैं कि आखिर कौन होगा सीएम? हेलो, महागठबंधन की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा? सीएम का चेहरा जो चुनाव के बाद डिसाइड किया जाएगा ना, कि किस तरह के सीट कौन सी पार्टी जीत के आती है। सीएम नहीं, एनडीए ने तो साफ कह रखा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, आपका भी तो कोई होना चाहिए ना? नहीं, आरजेडी तो कहती है हम लोग कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और दूसरे किसी पार्टी को जिसको करना है। भावना जी, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष तो कहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम होंगे, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। देखिए ये आरजेडी उनको मानती है तेजस्वी जी को सीएम फेस। हमारे कांग्रेस पार्टी में जब चुनाव होता है उसके बाद फैसला होता है। अभी किसी भी पार्टी को सीएम फेस हम कैसे मान सकते हैं? चुनाव के बाद ये फैसला होगा। उन्होंने तो कह दिया है कि सीएम तेजस्वी होंगे, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। हाँ तो ठीक है, तो हमारी पार्टी बात करेगी। इस बात से आप हमको उलझा रहे हैं, मैं उलझने वाली नहीं हूँ। आने वाले समय में वक्त बताएगा कि मुख्यमंत्री कौन होते हैं। कांग्रेस भी महागठबंधन छोड़ रही है। कांग्रेस क्यों महागठबंधन छोड़ेगी? कांग्रेस आगे है, मानिए नहीं तो बाहर जाइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये गलत बात आप कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्डेड बोला है मैडम, माधव जी भी टीवी डिबेट पे बैठे हुए, ऑन रिकॉर्डेड बोला है। इसका जवाब देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। ठीक है, ये सवाल पूछ लेते हैं ना, माधव जी से भी ये सवाल पूछ लेते हैं। माधव जी, कौन होगा सीएम का चेहरा? देखिए, जहां तक सीएम के चेहरे की बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ये तमाम बिंदु ऐसे हैं। माधव जी, आप बार बार कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, कौन सी कोऑर्डिनेशन कमेटी है? मैं वही बता रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरी होने दीजिए। आपने पूछा कि चेहरा कौन है। निश्चित रूप से आरजेडी ने अपना चेहरा आगे बढ़ाने का काम किया है। माननीय तेजस्वी जी का उन्होंने चेहरा आगे बढ़ाया है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है, तो निश्चित रूप से उनकी भूमिका अहम होगी, उनका अधिकार भी बनता है, मैं इससे डिनाई नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहां तक बात है कि बाकी सभी दल मिलकर उस चेहरे को एक्सेप्ट करने की बात है। चेहरा तो आरजेडी ने आगे किया है, आरजेडी की भूमिका अहम है, आरजेडी को इग्नोर नहीं कर सकते। आरजेडी के बिना कोई गठबंधन तो बन नहीं सकता है। आरजेडी माइनस करके महागठबंधन की बात तो हो नहीं सकती है। तो स्वाभाविक है आरजेडी प्लस की ही बात होगी। तो आरजेडी ने अपना चेहरा आगे कर दिया है। बहुत सारे जो आप कह रहे हैं कि मुहर लगने की बात है कि, तो मुझे लगता है कि सब जगह हम लोग बातचीत कर रहे हैं और जब तमाम बिंदुओं पे बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी जो है ऐसा नहीं है कि कांग्रेस तेजस्वी यादव का चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है, या रालोसपा मानने के लिए तैयार नहीं है, वीआईपी पार्टी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों ने कहा और अभी भी कह रहा हूं, आपका राष्ट्रीय चैनल है जी, ये उनकी भूमिका अहम है, उनको चुनना है कि भाई कि उनके तरफ से कौन सीएम होगा। उन्होंने चुन लिया है तेजस्वी यादव जी ही चेहरा होंगे। तो जब उन्होंने चुन लिया है तो बाकी दलों तो जैसे निश्चित रूप से जब वक्त आएगा तो सब लोग मान लेने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ पर भावना जी, ये इल्जाम लग रहा है कि लालू यादव की तरफ से टिकट बांटे जा रहा है एक तरीके से, और वहां पर जेल से सब चीजें जो है मैनेज हो रही है। देखिए, ये सब न टिकट हम लोग देने वाले हैं न बांटने वाले हैं। अब ये सब जो लोग हमारे शीर्षस्थ है, प्रदेश अध्यक्ष जी अधिकृत होते हैं टिकट के लिए, गोहिल जी अधिकृत हैं अभी टिकट के लिए, तो आपस में कहाँ से किस तरह की बात हो रही है मुझे जानकारी नहीं। ठीक है, दानिश रिजवान जी, अब आप हमको समझाइएगा कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जब एनडीए में चला गया है तो उसकी भूमिका क्या रहने वाली है आगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दोबारा स्थापित करने की कोशिश करेंगे। और अभी जिस तरीके से भावना झा जी की बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और माधव जी की बातों से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उन्होंने कहा कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया है, उस परिणाम ने बता दिया है कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। सबसे ज्यादा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट्स ने चुनाव लड़ा और एक भी सीट जीत कर नहीं आए, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से बढ़िया रहा। उनके एक सांसद बिहार से चुनकर दिल्ली पहुंचे हैं। आरजेडी ने अपना खाता तक बिहार में नहीं खोला है, तो आरजेडी बिहार में कैसे बड़ी पार्टी हो सकती है? बेशक। और कैसे आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष गला फाड़ के ये कह सकते हैं कि हमारा नेता तेजस्वी यादव ही बिहार का सीएम कैंडिडेट होगा, जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए, जबकि लोकसभा चुनाव में
बिहार की जनता ने बता दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल की कोई हैसियत नहीं है, उनसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। तो कांग्रेस क्यों नहीं नेतृत्व करना चाहती है महागठबंधन का? बेशक भावना जी आपको फाइट करनी चाहिए ना, भावना जी आपको फाइट करनी चाहिए इसके लिए। हेलो जी भावना जी, क्या बोले? आपको तो फाइट करनी चाहिए ना, जो बात यहाँ पर दानिश रिजवान जी कह रहे हैं उसके लिए तो आपको फाइट करनी चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देख लिया कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस थी। उकसाने वाली बात नहीं है, जो सही बात थी, लेकिन हमारी पार्टी भी तभी डिसाइड करती है कि जब चुनाव होता है, लोग चुन के आते हैं, देखेंगे कि किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, उसके बाद ही होता। मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, मैं और किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। अगर हमारे ऊपर के नेताओं ने अभी फैसला कर लिया चुनाव से पहले कि नहीं हम महागठबंधन में राजद, यानी कि भावना जी को मानने को तैयार है जी, यानी कि भावना जी आपको सिर्फ डबल का डर है। माधव आनंद जी आपसे मैं समझना चाहूंगा, क्या आरएलएसपी के अंदर कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो सीएम की रेस में आगे आ जाए? देखिए नहीं, ऐसा कहना कि हर पार्टी में चेहरा होता है। क्या मांझी जी मुख्यमंत्री नहीं थे? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा इतना बड़ा चेहरा है आरएलएसपी के, क्या उनका चेहरा सामने नहीं आ सकता? मैं वही बता रहा हूँ तो सब लोग अच्छे हैं, हर पार्टी में बड़े बड़े चेहरे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो एक संवैधानिक पद है जहां कोई एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। या तो आप अकेले चुनाव लड़ें और पूर्ण बहुमत जो है ले आवें, तभी मेरी मोनोपोली चलेगी कि भाई मैं उपेंद्र कुशवाहा जी ही मुख्यमंत्री। उपेंद्र कुशवाहा जी में क्या कमी है? सारी कमियां, बड़े नेता हैं, सब लोग जानते हैं, जितना लंबा अनुभव रहा है उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी पार्टी ही, वही हम कह रहे हैं। हाँ, लेकिन गठबंधन में जैसा मैंने कहा कि गठबंधन में ऐसा नहीं होता है। आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ा लिखा हूं, लेकिन यही एक क्राइटेरिया नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। नंबर गेम होता है, तो स्वाभाविक है आरजेडी की सबसे बड़ी पार्टी है महागठबंधन में, अभी भी दोहरा रहा हूं, उनके विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है विधानसभा में, तो सबको बात रहता है। और आरजेडी का अपना सब कुछ संगठन भी स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि सब कुछ आरजेडी का है, तो आरजेडी की भूमिका तो अहम होगी ही। यानी कि आप आरजेडी के भरोसे सब कुछ छोड़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, शुएब रजा भी हमारे साथ लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। शुएब, आपसे समझना चाहूंगा मैं कि आने वाले वक्त में बिहार की सियासत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, जो बयानबाजी है या उठापटक है शाहबाज, ये चलती रहेगी जब तक तारीखों का ऐलान या टिकटों का जो बंटवारा या आपसी जो सहमति है पार्टियों के बीच वो नहीं हो जाती। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो अभी यही है कि तमाम, चाहे वो एनडीए का जो घटक दल है या फिर महागठबंधन की जो बात है बिहार में, कि आने वाले दिनों में जिस तरह से भी सीटों का बंटवारा है उसमें सहमति बन जाए। क्योंकि हो सकता है कि जो दल अभी एक दूसरे की के खिलाफ अभी भी बात कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए का चलिए हम मान लेते हैं कि हम वहां पर चली गई और बीजेपी या जेडीयू हम और एलजेपी की बात करें तो ये चारों जो सियासी जमातें हैं वो एक साथ होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन महागठबंधन में अभी भी पूरी तरह से सभी जो सियासी जमातें हैं वो मुतमईन नजर नहीं आती। हो सकता है सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ और चीजें हो सकता है, ये देखना होगा। अभी तारीखों का जब ऐलान होगा, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। दानिश रिजवान जी आपका, माधव आनंद जी आपके बहुत बहुत शुक्रिया, शकील अंसारी, अफजल अब्बास, शहनवाज कैफी साहब, शुएब रजा और भावना जी, आप तमाम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो क्या आरजेडी छोटे दलों पर भरोसा नहीं करती है, ये सवाल है, और ये सवाल इसलिए रह जाता है क्योंकि आने वाले वक्त में क्या उन छोटे दलों की भूमिका होगी, ये बड़ा सवाल होगा बिहार की सियासत में। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए जी सलाम।